प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, आवेश के गुणधर्म। देखो आवेश की तो पहला हमारा जो गुणधर्म है वो कौन सा है? पहला गुणधर्म कि आवेश एक अदिश भौतिक राशि है। अदिश भौतिक राशि है मतलब ये सदिशों के नियमों की पालना नहीं करती, अदिश भौतिक राशि है। ठीक है, पहला टॉपिक हमारे पास ये टॉपिक था। दूसरा जो है छोटा सा टॉपिक है कि एक स्थिर आवेश, स्थिर आवेश, सपोज करो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, वो उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकंड है, दैट इज रेस्ट। तो वो अपने चारों ओर एक ही फील्ड बनाएगा, दैट इज विद्युत क्षेत्र। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब दूसरा जो हमारे पास है वो एक समान वेग से गतिशील आवेश, एक समान वेग से गतिशील आवेश। सपोज करो पॉजिटिव चार्ज है, मे भी पॉजिटिव मे भी नेगेटिव, मुझे उससे कुछ नहीं लेना है। और इसका जो वेग है वो एक कांस्टेंट है, ये नियत है। तो ये जो अपने चारों ओर क्या बनाएगा, ये अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनाएगा, विद्युत क्षेत्र, और साथ में क्या बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। थर्ड आ जाते हैं त्वरित वेग से, त्वरित वेग मतलब उसका वेग इंक्रीज हो रहा है, त्वरित वेग से गतिशील आवेश, गतिशील आवेश मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो मूव कर रहा है, वी इज नॉट कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट नहीं है तो वो क्या बनाएगा अपने चारों, वो अपने चारों विद्युत क्षेत्र, दूसरा बनाएगा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और अगला जो नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, तो यहाँ से पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्राप्त करते हैं, त्वरित वेग से गतिशील आवेश, मतलब जो त्वरित एक्सीलरेट आवेश होता है उससे हमें प्राप्त करते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी। फिर थोड़ा देखा जाए तीसरा जो है आवेशों की योज्यता का नियम, योज्यता का नियम, एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, मतलब आवेशों की योज्यता का नियम। अब ये नियम क्या कहता है, किसी भी निकाय पर उपस्थित आवेश जो है वो बीजगणितीय विधि द्वारा ज्ञात किया, क्योंकि देखो अदिश भौतिक राशि और अदिश भौतिक राशियों का जो जोड़ते हैं वो बीजगणितीय विधि द्वारा होता है। तो क्या कहेंगे, निकाय पर उपस्थित आवेश, निकाय पर उपस्थित आवेश बीजगणितीय विधि द्वारा ज्ञात किया था, बीजगणितीय निकाय पर उपस्थित कुल आवेश बीजगणितीय विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है, कैसे करते हैं एक बार देख लीजिए। सपोज एक बॉडी मैंने मान ली, इस बॉडी पर इधर +5 कूलम है, इधर +7 Q है, इधर 9 Q है, इधर -2 Q, -3 Q, और इधर मैंने मान लिया +5 Q, इधर मान लिया मैंने 7 Q का। ठीक है, तो इस बॉडी पर कुल कितना चार्ज होगा, तो दैट इज समेशन Q। समेशन Q जो है हमारे पास, उस बॉडी में जितने भी चार्ज है Q1 + Q2 + Q3 + Q4, तो कितना Q1 7 Q 9 Q, और प्लस का जो चार्ज है हमारे पास 5 Q, माइनस का 7 Q, माइनस का 3 Q, माइनस का 2 Q, तो 7 Q तो इससे कट जाएगा कैंसिल, और ये जो है इनसे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 14 कूलम, 14 Q चार्ज सिस्टम में रहेगा। ये हमारे पास आवेशों की योज्यता का नियम है। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। ठीक है, वो हमारे पास है आवेश की अनिश्चितता का सिद्धांत, मतलब ठीक है, तो इनवेरियंस ऑफ चार्ज, मतलब आवेश की अनिश्चितता का
सिद्धांत, ये बहुत ही शानदार चीज है, समझने वाली चीज है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैं आपको कोशिश चलूंगा। तो आवेश की अनिश्चितता क्या होती है, सुनना मेरी बात को इस चीज के बारे में कि आवेश की अनिश्चितता कहती है कि किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश निर्देश तंत्र से स्वतंत्र होता है। अब ये क्या होता है, मतलब निर्देश तंत्र क्या होता है वो तो पता है, 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। पर निर्देश तंत्र से स्वतंत्र मतलब मैं बोल रहा हूँ कि वस्तु पर उपस्थित आवेश निर्देश तंत्र से स्वतंत्र होता है, मतलब वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड ही नहीं करता। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक बॉडी पर क्यों चार्ज है और वो बॉडी विराम अवस्था में है, तो अगर वही बॉडी चाहे किसी भी वेग से गतिशील, देखो यहाँ वेग का मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर, कोई मतलब ही नहीं है, साइंस ही नहीं है। वेग का मतलब है वो उसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए या उससे कम, बहुत कम मतलब नियरेस्ट आसपास, ठीक है। तो मैं उस वेग को बात करूंगा, यहाँ 10 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की बात नहीं हो रही, 50 किलोमीटर का चल रही है तो उसके लिए कोई मतलब नहीं, साइंस की थ्योरी रिलेटिव लगती नहीं है उस चीज के बारे में, ठीक है। तो अनिश्चितता का मतलब क्या है, उसका जो वेग है विराम अवस्था और जो भी गतिशील और गतिशील अवस्था का मतलब क्या है कि v अप्रोक्सीमेट कितना होना चाहिए, लगभग c के बराबर होना चाहिए। अब एक बात सुनना, देखो अगर चार्ज गतिशील अवस्था में और विराम अवस्था में उस बॉडी पे चार्ज सेम रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इस चीज को बस एंड दीजिए, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखो आइंस्टीन की अपेक्षिकता का सिद्धांत, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती है, अपेक्षिकता का सिद्धांत, आगे टॉपिक आएगा अपने उसमें समझ दूंगा इसका और डीपली, पर अभी भी थोड़ा समझने की कोशिश करो। अपेक्षिकता का सिद्धांत क्या है कि जो कोई भी पार्टिकल जब प्रकाश की चलना स्टार्ट होता है उसकी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज होता है, और वो चेंज जो होता है, अगर मैं द्रव्यमान की बात करूं तो द्रव्यमान में जो चेंज होता है, तो द्रव्यमान में जो m होता है m बराबर m बटे में रूट में 1 माइनस v स्क्वायर बाई कितना होता है c स्क्वायर होता है। इस प्रकार उसकी वेलोसिटी में क्या होती है, चेंजिंग होती है, मतलब उसकी बॉडी में जो चेंजिंग है, अर्थात v बराबर जो अप्रोक्सीमेटली तो अगर c के, तो उस स्थिति में अगर v c के बराबर हो जाए तो उस स्थिति में वस्तु का द्रव्यमान विराम बढ़ जाता है। सीधा बोलता हूँ, बढ़ने का मतलब क्या है कि यहाँ पे m इज ग्रेटर देन कितना हो गया m नॉट, मतलब मास बढ़ने लग जाता है। ऐसे 2-3 फैक्टर हो गए, काल वृद्धि, लंबाई संकुचन, उस चीज के बारे में मैं करूंगा। मैं यही चीज कहना चाहता हूँ कि एक फिजिकल क्वांटिटी जो होती है m, लेंथ और t, और भी दो तरह की एनर्जी भी होती है, और जो टॉपिक है उसके बारे में नहीं करना मैं। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो वेग पे डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पार्टिकल जो एक बॉडी है, मैं 50 किलो का, मैं लाइट ऑफ स्पीड से चलूं तो मेरा वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, बट यहाँ पर नहीं होगा, चार्ज में से कुछ भी नहीं होता। अगर मेरी बॉडी पर 5 कूलम चार्ज है और मैं लाइट ऑफ स्पीड से चल रहा हूँ तो मेरी बॉडी पर 5 कूलम चार्ज रहेगा, तो फिर मतलब ये चीज बढ़ रही है बट ये नहीं चल रही। पर अगर चार्ज क्या हुआ कि यहाँ पे हम क्वांटम फिजिक्स नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर क्वांटम थ्योरी चार्ज पे नहीं लगी, अपेक्षिकता की थ्योरी नहीं लगी, तो फिर चार्ज का कोई सेंस नहीं है, बस बैठे रहो न्यूटोनियन अंदर, जो न्यूटोनियन भौतिकी में न्यूटोनियन फिजिक्स है। पर हमें तो यहाँ आना है, क्योंकि फिजिक्स में चार्ज पार्टिकल की वैल्यू है, और इसको यहाँ एंट्री करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इस पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगानी पड़ेगी। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगाने के लिए हमें एक भौतिक राशि लेनी पड़ेगी जिसका नाम है विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज, दैट इज कॉल्ड Q by m। Q जो होता है वस्तु पर उपस्थित आवेश, और ये जो है वस्तु का द्रव्यमान है। Q by m का नाम समझना होगा, E by m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, विशिष्ट द्रव्यमान। तो ये इसी से रिलेटेड है, और यहाँ लगाने के बाद हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगा सकते हैं, मतलब चार्ज भी उसका चेंज होगा, मतलब E by m चेंज होगा, चार्ज चेंज नहीं होगा। अगर ये चीज चेंज हुई ना तो हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कि जब प्रकाश के वेग से जा रहा था तो उसका द्रव्यमान बढ़ रहा था, तो देखो Q by m में डिवाइड आ रहा है, और देखो Q by m को मैंने अगर सपोज करो कि एक बार के लिए लेटेस्ट कर लेते हैं, QM लिखते हैं, तो QM बराबर कितना होगा E by m। तो whenever m is increase
तो QM इज आल्सो डिक्रीज, मतलब विशिष्ट आवेश क्या होगा, घटेगा। यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वस्तु का वेग v जो है वो c के अप्रोक्सीमेट बराबर हो जाए तो वस्तु का Q/m जो चार्ज है, मतलब विशिष्ट आवेश वस्तु का है, वो घटने लग जाएगा। आवेश का चौथा गुणधर्म जो हमारे पास है वो है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब एक बार इंग्लिश में ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इसका क्वांटीकरण क्या होता है? क्वांटीकरण का मतलब कि प्रकृति में किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश एक न्यूनतम मान के क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। सुना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, प्रकृति में जो भी बॉडी उसके ऊपर कोई भी चार्ज है, चाहे कितना भी है, वो क्या होगा, एक न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज होगा। न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। आवेश का जो न्यूनतम मान है ना, वो आवेश का क्या कहलाता है, क्वांटा कहलाता है। आवेश का क्वांटा कहलाता है। देखो क्वांटा का मतलब होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, चाहे वो फोटोन से रिलेटेड हो, चाहे वो यहाँ से हो, ठीक है। तो अब दूसरी परिभाषा इसकी क्या बोलते हैं, देखो कि किसी भी वस्तु पर जो उपस्थित आवेश, मतलब दूसरी परिभाषा इसकी लिखनी चाहिए, अथवा तो दूसरी परिभाषा क्या होती है कि किसी वस्तु पर उपस्थित जो सतत आवेश होता है वो हमें सतत दिखाई देता है, परंतु वास्तव में जो चार्ज सतत न होकर छोटे छोटे पैकेटों के रूप में क्या होता है, विभक्त होता है। आवेश का एक छोटा पैकेट जो होता है, दैट इज कॉल्ड क्वांटा कहलाता है। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश जो होता है वो सतत न होकर छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है। आवेश का जो छोटा पैकेट होता है वो क्या कहलाता है, क्वांटा कहलाता है। तो अब हमारे पास जो है किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश कितना होगा, किसी भी वस्तु पर, किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश, आवेश जो होगा वो कितना होगा, Q बराबर कितना होगा, प्लस माइनस एनी। अगर प्लस माइनस एनी का मतलब क्या है, अगर पॉजिटिव है तो वस्तु धनावेशित है और नेगेटिव माइनस का मतलब वस्तु नेगेटिव है। जहां पर n जो है वो क्या है, एक पूर्ण संख्या है, n पूर्ण संख्या है, और E जो है वो आवेश होता है, न्यूनतम मान होता है, वो कितना होता है, 1.6×10⁻19 कूलम। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकता कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश, पर उपस्थित आवेश क्वांटा के बराबर होता है, क्वांटा के बराबर होता है। मतलब क्या हुआ कि क्वांटा मीन्स मिनिमम चार्ज, और मिनिमम चार्ज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर होता है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रोटॉन के बराबर चार्ज यहाँ जो आवेश, इलेक्ट्रॉन क्वांटा ना, इलेक्ट्रॉन क्वांटा नहीं है, पर इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है ना वो क्वांटाइज के इक्वल है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, देखो मेरी बात सुनो, Q बराबर क्वांटीकरण। तो आवेश का क्वांटीकरण का जो सबसे पहला जो प्रायोगिक स्पष्टीकरण है, इसका प्रायोगिक स्पष्टीकरण वो किसने दिया था, मूल्यांकन तेल बिंदु प्रयोग। आपने पढ़ा होगा मूल्यांकन तेल बिंदु प्रयोग, मूल्यांकन तेल बिंदु प्रयोग, ठीक है। आवेश के क्वांटाइज का ये पूरा प्रायोगिक एक्सपेरिमेंट देता है, जिससे हमें Q/m भी निकालने का मौका मिलता है। चलो हम आगे चलते हैं। अब मेन बात है कि अगर किसी वस्तु पर जब चार्ज का डिफरेंस किया तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ, तो इलेक्ट्रॉनों का अगर स्थानांतरण हुआ तो वस्तु का द्रव्यमान में परिवर्तन हुआ, तो हम क्या बोल सकते हैं कि आवेशन के दौरान द्रव्यमान में परिवर्तन वो होता है डेल्टा एम। अब डेल्टा एम कितना होता है, ME इंटू कितना होता है, ME इंटू कितना होता है, n वापस वही पूर्ण संख्या। और ये जो है ना, वो एक बात सुनना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है, क्वांटाइजेशन करो। बट जब और आगे फिजिक्स में डीपली स्टडी हुई तो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने नाम जी मतलब गैलमान व ज्विगा, गैलमान और ज्विगा,
उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे पार्टिकल की खोज कर दी वो इस न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज को फॉलो नहीं करती, मतलब क्वांटाइजेशन वाक्य आपकी गलत हो जाता है। और जो ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल था उसे क्या बोला गया था, क्वार्क बोला गया था, QUARK। क्या क्वार्क पे आके इसी क्वांटाइजेशन क्या होता है, फिर होता है क्वार्क। जो पार्टिकल होते हैं वो कुल 5 प्रकार के होते हैं। मैं उस पांचों के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, मुझे 2 ही था, एक तो चाहिए अप क्वार्क QUARK। अप क्वार्क में तो ज्यादा 2E/3 होता है, और डाउन क्वार्क इस पे जो चार्ज होता है इसको लिखते हैं D से और इसको लिखते हैं U से, ठीक है। इस पे जो होता है -I/3 होता है। अब अगर बात करें, मैं बात करता हूं कि देखो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक मूलभूत कण है। यहाँ पे लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूलभूत कण, फंडामेंटल पार्टिकल। बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, मतलब ये एग्जिस्ट करते हैं। पहली बात, क्वार्क जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब यहाँ पर ये जो थ्योरी को फेल करती है, पहली बात तो, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को क्वांटा मान लिया। अब इसको क्यों नहीं माना, क्योंकि ये न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज नहीं है, इसलिए हम इसको क्वांटा, फंडामेंटल पार्टिकल है क्वार्क, पर हम उस चीज के बारे में अलग स्टेटमेंट लिखेंगे। देखो क्वार्क जो होता है उसका अब मेन मुद्दा हमारे पास क्या है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और दूसरा कौन सा है, न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो दोनों है ना वो क्या नहीं है, मूलभूत कण नहीं है, मतलब ये दोनों मूलभूत कण नहीं है। रियल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो इस अप क्वार्क और डाउन क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। कैसे बनते हैं, इनका संगठन क्या होता है वो हम देखते हैं इस बारे में, कि एक प्रोटॉन जो होता है वो किससे बनता है, 2 अप क्वार्क से और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है। आप करके देखिए तो 2E/3 प्लस 2E/3 माइनस E/3 करके देखा E। तो रियल में प्रोटॉन जो होता है वो किसका संगठन होता है, 3 पार्टिकल्स का, जो कुछ ऐसे, इधर U इधर कितना होगा D, अनंत D। अब हमारे पास देखा जाए न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन जो होता है उसको मैं N से न्यूट्रॉन करता हूँ, तो न्यूट्रॉन जो होता है वो किससे मिलकर होता है, 2 डाउन क्वार्क से और 1 अप क्वार्क से मिलकर बना होता है। कैरेक्टरिस्टिक में करके देख लेते हैं, E/3 माइनस का E/3 प्लस का कितना होगा 2E/3 इक्वल टू कितना हो गया 0। इसका मतलब जो एक न्यूट्रॉन है वो 3 पार्टिकल के संगठन से मिलकर बनता है, और वो कौन से है, 2 तो डाउन क्वार्क है और एक कौन सा है, अप क्वार्क। ये क्वार्क मॉडल होता है, देखना।